आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस दस्तक पर आज बात होगी जिसने पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी सेना का हलक सुखा दिया है। पूरे पाकिस्तान का भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में सोच सोचकर कलेजा कांप रहा है। पाकिस्तान के डर की वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ। प्रधानमंत्री ने पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर जो अंजाम देने वाली दहशतगर्दों और आतंकी हमले के षड्यंत्रकारियों का डेथ वारंट आज जारी किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई का ऐलान किया है। आतंकी चाहे पाकिस्तान में छिपे हैं या दुनिया के किसी कोने में छिपे हों या फिर पाताल में, भारत एक एक दहशतगर्द को खोजेगा, चुन चुन कर हिसाब लेगा। ये बदला इतना बड़ा होगा कि आतंकी को आतंक के अब्बा यानी पाकिस्तान की कई नस्लें नहीं भूल पाएगी। आखिर क्या होने वाला है, कब होने वाला है? आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में भारत के पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, एक एक विकल्प के बारे में आपको बताएंगे। क्या जल, थल और वायु तीनों तरफ से हमले की तैयारी है? हम यहाँ पर मौजूद हैं 3 ऐसे ही खास मेहमानों के साथ जो हमें बताएंगे कि क्या संभावित कार्रवाई, क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय हम आपको सुनाएंगे। जल, थल, वायु तीनों को इस देश की सेना की तरफ से संभालने वाले ऐसे ही लोग आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी, फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर हमारे साथ हैं। मेजर जनरल ए के सिवात साहब जो कि फॉर्मर चीफ रह चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी के, और कैप्टन सरबजीत परमार, रिटायर्ड, जो कि डिस्टिंग्विश्ड फेलो है काउंसिल फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के और पूर्व इंडियन नेवी कमांडर रह चुके हैं। इन तीनों से बातचीत करेंगे, यानी जल, थल, वायु, और तीनों के मद्देनजर क्या स्ट्रैटेजी भारत सरकार बना सकती है, क्या कदम उठा सकती है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐलान जिसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन हिला दी है, सुनिए। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका इशारा यही है कि पहलगाम हमले का बदला ऐसा होगा कि देश के दुश्मनों का मिट्टी में मिलना तय है। सवाल ये कि क्या होने वाला है। आज इसी पर देखिए आप, रूसी मीडिया ने जो दावा किया है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बड़ा क्या होगा, भारत के पास क्या क्या विकल्प मौजूद है, आज हम आपको तीनों संभावित विकल्पों के बारे में बताएंगे। पहला विकल्प है आतंक के ठिकानों पर मिसाइल अटैक। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हैं, मिसाइल अटैक हो सकता है। दूसरा पाकिस्तान का मुरीद के, जहां हाफिज सईद का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय है और भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों की स्क्रिप्ट यहीं पर लिखी जाती है। लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक संभव है। ठीक ऐसे ही पीओके में सक्रिय टेरर कैंप्स और लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाया जा सकता है। मिसाइल अटैक के लिए ब्रह्मोस और पृथ्वी मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। मिसाइल अटैक के लिए राफेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तीनों खास मेहमान, जैसा कि मैंने पहले परिचय कराया है, जनरल सिवाच
आपसे बात करने से भी पहले मैं एक बार चाहती हूं, क्योंकि मामला फिर एयरफोर्स का हो जाएगा, राफेल के इस्तेमाल का हो जाएगा, तो एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी, आप क्या बताएंगे? क्या ये मुमकिन आपको दिखता है? क्या स्टेक पर होगा? मैं दोनों पक्ष जानना चाहती हूँ, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या सोच कर ही, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा। और इस वक्त जो सेना में हेड वहां बैठे हुए हैं, जनरल आसिफ मुनीर, वो कितने मतलब सिरफिरे कदम उठा सकते हैं, इसका हमें अंदाजा है। तो आप दोनों चीज हमें बताइए। देखिए अंजना जी, ये एक बात तो तय है कि जो हम अब अटैक करना चाहेंगे और जिस तरीके से हम उन्हें एक ऐसा देना चाहते हैं कि उनको लगे कि हमारे साथ जो हमने हिंदुस्तान के साथ किया है, भारत के साथ किया है, वो बदला रियली बड़ा है और बहुत बड़ा है। और इसके लिए हमें एक सेपरेशन तो करना ही पड़ेगा, जो भारतीय वायुसेना ज़रूर करती है, कि हम सिविलियन पॉपुलेशन को और जो उनका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और डीप इस्टेब्लिशमेंट है, हम उसको सेपरेट करेंगे। और ये अटैक, हमारे जो टारगेट्स चुने जाएंगे वो वही होंगे जो आप कह रही हैं, जैसा आपने मेंशन किया। और उसमें सबसे सटीक टारगेट होगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे, जो हाफिज सईद का है, उसको नेस्तनाबूद करना अब हमारा एक तरीके से मजबूरी बन गई है, धर्म बन गया है। क्योंकि ये दिखा देना है कि जितने भी लॉन्च पैड्स हैं, जहाँ पीओके के लॉन्च पैड्स हैं या मुदके का है, इन पर हमें अटैक करना ही है। और आपने कहा था वेपन ऑफ चॉइस, वेपन ऑफ चॉइस में आपकी जो रफाल की तरफ इशारा है वो बहुत सही है, और स्कैल्प मिसाइल इसके लिए सही है। और दूसरा जो हमारा एयर वर्जन है ब्रह्मोस का, वो भी इसके लिए बहुत सटीक है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे अनुभव के हिसाब से अगर इन वेपन से, इन मिसाइल से हम अटैक करेंगे, उनके पास इसके अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं है। तो हमारा जो पहला अटैक होना चाहिए, जिसको अगर हम काइनेटिक रिस्पांस देना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक रिस्पांस दिया है, तो इट हैज़ टू बी फ्रॉम द डोमेन ऑफ मिसाइल वेपन सिस्टम, और वो करना ही पड़ेगा। और टारगेट्स होंगे लॉन्च पैड्स, और ये जो आकाओं के जो सुरक्षित स्थान है जहाँ स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, वहाँ पर उसको नेस्तनाबूद करना। क्योंकि हमारे लिए वो जगलर वेन है, उसको कट करना पड़ेगा। जो मैंने वो शब्द लिया है आसिफ मुनीर से, बिल्कुल, उसको हमें काटना ही पड़ेगा, क्योंकि वही जब तक जिंदा है, देश के ऊपर इस तरह के आक्रमण होते रहेंगे। मतलब और इस तरह का अगर हम कहें तो वी शुड गो फॉर द जगुलर वेन, आप भी कह रहे हैं। गो फॉर द जगुलर मतलब देखिए, आसिफ मुनीर जो जनरल है वहां के, उन्होंने हाल में ही बड़ा उकसाया था हिंदुओं के खिलाफ अपने देश में बोलते हुए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ये धर्म अलग है और इस धर्म के साथ हम नहीं रह सकते हैं, और मतलब एंटी हिंदू रैंट जिनका जो है वो लंबा चला, काफी वो बोले। उसी में उन्होंने कश्मीर को लेकर फिर से उकसाने की कोशिश की। जब जब ये सैन्य और सैन्य अधिकारी वहां कमजोर पड़ते हैं ना, तो ये जो के वर्ड है कश्मीर, इसी से उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलता है, सांसें आती हैं, इसीलिए कश्मीर का नाम बार बार लेते हैं। तब उन्होंने कहा था कश्मीर जगुलर वेन है। अब जगुलर वेन यहाँ पर आप देखिए तो सर में आपके पूरा जो ब्लड का सप्लाई है उससे होता है, और यहाँ पर अगर ये नस कटती है तो आदमी फौरन मर जाता है। तो इसीलिए वो कितना जरूरी है, दरअसल वो अपनी बात कर रहे थे, और इसीलिए आपको एयर वाइस मार्शल भी जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा टारगेट आपकी नज़र में क्या है, इससे पहले कि हम अगले उस पर पढ़ें? मेरी नज़र में सबसे अच्छा टारगेट है पीओके के लॉन्च पैड्स। पीओके के लॉन्च पैड। और दूसरा उस कैटेगरी में आता है, एक सवाल मैं आपको टोके पूछ रही हूँ सर, मुझसे कई लोग ये पूछ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं कि अब हम ये सब कर रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान खुद भी एक्टिव हो रहा है, खलबली मची हुई है, कई जगहों पर उसके चीन वाले जो जेट्स हैं वो सब लेकर वो वहाँ पर पहुँच रहा है, अपनी सेना को बढ़ा रहा है। ये आतंकी थोड़ा ना भी बैठे हुए होंगे लॉन्च पैड्स में, इनको भी तो तितर बितर कर रहा होगा। तो मतलब ये इसको कैसे हम इसको फैक्टर इन करते हुए क्या कर सकते? अंजना जी, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि हम आज ही करेंगे, ये भी नहीं ज़रूरी कि रिस्पॉन्स अभी जाए सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए। वी हैव टू चूज़ आवर ओन टाइम एंड टारगेट। इसके पीछे इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी, इसके पीछे पूरी खबर होगी। जब तक वो नहीं बनती है, टारगेट का चॉइस नहीं होता है। आपने बालाकोट स्ट्राइक में भी देखा था, हमने जब स्ट्राइक की थी हमारे पास पूरी खबर थी, पूरी इन्फॉर्मेशन थी, बिना उसके तो आज तक टारगेट बनता ही नहीं है। तो ये सोचना कि आर्मी, एयरफोर्स या नेवी कोई भी टारगेट चूज़ करेगी, वो अपने आप में बिना इंटेलिजेंस रिपोर्ट के होगा। आजकल इंटेलिजेंस कलेक्शन के देयर आर वेरियस मीडियम्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सब लगेगी और तब जाकर टारगेट का चुनाव होगा। लेकिन आपने पूछा था टारगेट का चुनाव क्या होगा। जगलर वेन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इज़ हाफिज सईद,
POK launch pads and Bahawalpur. They have to be decimated. क्योंकि वही रिस्पांस हमारा जो है उनको सही रास्ते पर लाएगा या उनको ये बताएगा कि हिंदुस्तान के साथ छेड़छाड़ करना उनके लिए कोई इतनी आसान बात नहीं होगी और उसका रिस्पांस मिलेगा। ये तो टीना फैक्टर है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। वी हैव नो अल्टरनेटिव एज ए नेशन दैन टू रिस्पॉन्ड। करना ही है। पहला स्ट्राइक तो हमने वैसे ही कूटनीति वाला कर दिया है, गला सूख रहा है पाकिस्तान का। आइए अब आपको दिखाते हैं कि भारतीय सेना युद्धाभ्यास में जुट गई है। इस अभ्यास को आक्रमण नाम दिया गया है, जिसमें राफेल लड़ाकू विमानों के नेतृत्व में वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा शामिल है। और अगर आप देखिए तो ये अभ्यास अलग अलग इलाकों में, जैसे जो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, ज़मीनी हमले जैसे मिशन के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास राफेल विमानों के 2 स्क्वाड्रन हैं जो पश्चिम बंगाल के अंबाला और हाशीमारा में स्थित हैं। ये अत्याधुनिक विमान जो मिट्योर, अगर आप देखिए, एयर टू एयर मिसाइल्स और रैम्पेज जैसी लंबी दूरी की मिसाइल से लैस है। जमीनी हमलों को वायु से वायु युद्ध के लिए विशेष रूप से ये तैयार किए गए हैं। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के दौरान मिराज 2000 विमान का उपयोग किया था। अब भारतीय वायुसेना ने राफेल विमानों को भी शामिल किया है और ऐसे में 400 वायु रक्षा प्रणाली जैसी नई ताकतवर प्रणालियां भी हासिल की हैं। यानी भारत के पास अब दुश्मन को ध्वस्त करने के अभेद्य ताकत मौजूद है। दुश्मन के इलाके को परखने में काबिलियत हासिल है। आप रियल टाइम इमेज हासिल कर सकते हैं, जो कुछ हो रहा है वो सब कर सकते हैं। और इसीलिए एयर स्ट्राइक्स पर तो हमने चर्चा कर ली। एक और विकल्प के बारे में आपको बताते हैं। आतंकी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तान की नाकेबंदी की जा सकती है, वो भी आपको दिखाते हैं। भारतीय नौसेना अरब सागर में कई सैन्य अभ्यास कर सकती है। सैन्य अभ्यास के चलते पाकिस्तान के कराची और ग्वादर बंदरगाह पर मालवाहक जहाजों की आवाजाही रुक जाएगी। समंदर के रास्ते ही पाकिस्तान तक ईंधन पहुंचता है। पाकिस्तान के पास ईंधन का चंद दिनों का स्टॉक है। ऐसे में ईंधन की सप्लाई ठप हो जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान आने वाले जो दूसरे सामान की सप्लाई है वो भी अगर रुक जाएगी तो आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किलों में पाकिस्तान घिरेगा। यानी पाकिस्तान का दाना पानी सब संकट में आ जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए अब मैं आपको आमंत्रित करती हूं कैप्टन सरबजीत परमार साहब। ये कैसे मुमकिन होगा? और ये पूरा मतलब देखिए, अभी तो हमारी कोशिश यही है कि जगुलर पर, अब तो हम उस शब्द को पकड़ ही लेना चाहिए कि हमें जगुलर पर अटैक करना है। उसके कई तरीके हैं, ये कैसे होगा सर? देखिए, हमारे पास एक पहले का टेम्पलेट है। जैसे कारगिल में आपने देखा होगा कि हमारी जो नौसेना थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से लेके अपने तट तक पूरा अग्रेसिव पेट्रोलिंग प्रेजेंस कर रही थी। उसी के कारण पाकिस्तान की खुद की नेवी बाहर कभी निकली नहीं है। और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर हम टेरिटोरियल सी के बाहर रहें पाकिस्तान का जो 12 मील है उनके तट से, तो हम कुछ भी कर सकते हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ, जो एक्सेप्टेबल होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को। अगर हम अपना प्रेजेंस और पेट्रोलिंग वहाँ जारी रखें तो वी कैन रिपीट कारगिल, और प्रेशर डल सकता है पाकिस्तान पर एक। और जो जगलर आप कह रहे हैं मैरीटाइम ट्रेड का, वो उनका जो खौफ होगा वो बढ़ जाएगा। पर उसमें एक और बात है, हमारे अरेबियन सी में इतनी शिपिंग है कि हम कैसे जान पाएंगे कौन सा जहाज़ किसका है। उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, 2 हैं रादर। एक है जो शिपिंग, सिविलियन शिपिंग है, उसका जो AIS पिक्चर आता है वो हमारे गुड़गांव IMAX सेंटर है, जहाँ फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशन रीजन का। उसका जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन आएगा उससे ज़रा पता चल जाएगा कि कौन से जहाज़ को छोड़ना है, कौन से जहाज़ को पकड़ना है अगर हम चाहें तो। दूसरा है कि डॉक्ट्रिन के हिसाब से, नेवी की डॉक्ट्रिन के हिसाब से हम एक एक्सक्लूजन जोन डिक्लेयर कर सकते हैं और प्रिकॉशनरी जोन। हालांकि उसके इंटरनेशनल रिपरकशंस होंगे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अगर बात आगे बढ़ी तो ये दूसरा सवाल होगा। तो पहला होगा प्रेजेंस एंड पेट्रोलिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से लेके हमारे तटों तक, जो हमने कारगिल में किया है। दूसरा, एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ एक्सक्लूजन जोन। उसके लिए हमें और देशों से बात करनी पड़ेगी। और जहाँ तक हमारी आज की स्टैंडिंग है और जो सपोर्ट मिल रहा है हमें इंटरनेशनल ऑडियंस से, यह काम आसान हो सकता है। हर देश से तमाम जो नेता हैं
राष्ट्राध्यक्ष हैं। इजराइल से भी आज प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम से बातचीत की है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत हो रही है, सब सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि न सिर्फ दाना पानी बल्कि हुक्का पानी भी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, हुक्का पानी भी बंद हो रहा है पूरे विश्व में। उसामा बिन लादेन भी यही एबटाबाद में मारा गया था। तो ये सबको पता है कि काम क्या है। काम एक ही है, आतंकवाद ही वहाँ पर काम है, इसके अलावा कुछ है नहीं। इसीलिए देश की ये हालत है। और अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे भारतीय नौसेना ने भी अपनी ताकत दिखाई है। अरब सागर में भारतीय नौसेना के जो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल्स हैं, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, उन्होंने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। भारत ने INS सूरत से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का परीक्षण किया है। नौसेना ने बाकायदा इस परीक्षण का वीडियो भी जारी किया। बड़ी बात यह है कि इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने तय किए गए मानकों पर खरी उतरकर टारगेट को सटीक निशाना बनाया। आपको बता दें कि INS सूरत की गिनती दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तौर पर होती है। ये डिफेंस सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट और गाइडेड हथियार से अपने इलाके की एयरफोर्स की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये सिस्टम डेडिकेटेड रडार के सपोर्ट से अकेले फायरिंग यूनिट की तरह ऑपरेट कर सकता है। खतरा चाहे ट्रेडिशनल हो या फिर एडवांस हो, ये सिस्टम बहुत जल्दी से रिएक्ट कर दुश्मन के खतरे को नष्ट कर सकता है। ये सिस्टम एक ही वक्त में दुश्मन के अलग अलग जो टारगेट्स हैं उन पर 24 मिसाइल दाग सकता है। करती है मिसाइल और उसकी क्षमता आप देख रहे हैं। इसे सबसे प्रभावी माना जाता है। दुश्मन की काल इसे आप कह सकते हैं। और अरब सागर में इसका परीक्षण, जिसका बाकायदा वीडियो भी आज नौसेना ने जारी किया। सतह से हवा में ये मिसाइल मार करती है और अरब सागर में परीक्षण का ये वीडियो आप देख रहे हैं। और अब अगली बात, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के खात्मे का विकल्प भी है। सीक्रेट ऑपरेशन के तहत अगर पाकिस्तान में बैठे देश के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। भारत हाफिज सईद, मसूद अजहर, ज़कीउर रहमान लखवी, सैफुल्ला, साजिद मीर जैसे देश के दुश्मनों को, लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ नाम हमने रखे हैं, सीक्रेट ऑपरेशन में ठिकाने लगाया जा सकता है। हम आपको बताते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। और जनरल सिवाच, आप ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? ये क्या किया जा सकता है? इस तरह के सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम हम दे सकते हैं कैसे? देखो, पहले तो मैं अंजना ये बताना चाहूँगा, ये जो बात हम कर रहे हैं ये कोई एक अकेले से कोई काम नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप देखें, भारत के प्रधानमंत्री ने जो आज बिहार में बोला है, उसने बोला है कि कुछ हम ऐसा करेंगे जिससे अभी आतंकवादी नहीं, आतंकवादियों के जो आका हैं, जो इनको फाइनेंस सपोर्ट देते हैं, मोटिवेट करते हैं और इनको ट्रेन करते हैं, उनको भी असर हो। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब उड़ी हुआ तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक क्या मतलब? आप 3 से 4 किलोमीटर अंदर घुस के उनके लॉन्च पैड को बर्बाद किया। दूसरे टाइम में आपने पुलवामा के बाद बालाकोट गए, 90 किलोमीटर अंदर गए। हाँ। और आप POK को क्रॉस करके खैबर पख्तूनख्वा में गए और उसका जो जैसे मोहम्मद का जो ट्रेनिंग कैंप था उसको बर्बाद कर दिया। उसमें करीब 250 से 300 आतंकवादी थे। अब की बात यह है कि अब ये जो भी काम करेंगे वो 4 चीज़ों को ध्यान रखना है। हमने इसको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना है, हमने एक इन्वायरमेंटल शेपिंग करनी है, उसके बाद हमने परसेप्शन मैनेजमेंट करना है, देशों को बताना है, उसके बाद इकोनॉमिक ब्लॉकेड की जो बात कर रहे थे वो होगा। इकोनॉमिक ब्लॉकेड के लिए आपको नेवी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की नेवी है वो एक डिफेंसिव नेवी है, वो इतनी काबिलियत नहीं है कि वो आपके ब्लॉकेड को वो तोड़ देगी। तो ये बड़ा इम्पैक्ट होगा, मगर अकेला एक चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये नेवी ब्लॉकेड भी, इकोनॉमिक भी करना पड़ेगा। इकोनॉमिकली आपको दूसरे देशों से वो से भी बात करना पड़ेगा कि इसका ऑयल वगैरह नहीं आए।
अब जो तीसरी बात आती है वो आती जो इकोनॉमिक के अंदर ये भी है, जिस प्रकार से हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया, क्योंकि वहाँ पर 68% पानी जो है इन नदियों से जाता है। अगर इसका पानी में कमी आएगी तो वहाँ पर भूखमरी मर सकती है, क्योंकि इरिगेशन से उनकी 12% जीडीपी और उनकी कम से कम 68% उस इलाके के अंदर भूखमरी हो सकती है, पंजाब में भी और सिंध में भी इसका भी इम्पैक्ट होगा। अब जब बात आती है कि टारगेट्स कौन से हैं, जैसे हम कह रहे थे लॉन्च पैड और ट्रेनिंग है, देखो लॉन्च पैड जो होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं, 2-3 किलोमीटर लॉन्च पैड वो कहलाते हैं, क्योंकि जब वो आतंकवादी घुसने वाले होते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में तो वो वहाँ पर कुछ दिन रहते हैं और फिर मौका तार के वो अंदर जाते हैं। लॉन्च पैड ज़्यादातर दुश्मन के जो एक प्रकार पोस्ट है उसके नज़दीक होते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ ब्रिगेड कमांड की मच्छल सेक्टर में जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल में थी। जो ट्रेनिंग एरिया है वो 50 किलोमीटर 60-200 किलोमीटर वो 42 ट्रेनिंग एरिया हैं आज की तारीख में पाकिस्तान में। 10 जो हैं वो हैं नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और 32 है साउथ ऑफ पीर पंजाल। उन सब के बारे में भारत को एक एक खबर है और वो सच्चाई है सैटेलाइट से भी पता है और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता है। ऐसी खबर भी आई कि 44 जो लॉन्च पैड्स हैं उनको अभी ही डिमार्केट कर लिया गया है। जल थल वायु क्या एक्शन हो सकता है, इसी पर पूरे देश की नजर है, इसीलिए हमने एक्सपर्ट्स के जरिए जो कुछ उन्होंने बताया वो आपको दिखाया भी, समझाया भी, उसी पर चर्चा की।